नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप और कैसे चली आपकी स्टडी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं पीएमएसएसबी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के थ्रू दोस्तों हम देखने वाले हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो के लास्ट में जाने के बाद कमेंट करके बताना है कि 25 में से कितने के आंसर आपको आ रहे थे। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं और आपको कमेंट करके बताना है इनका आंसर। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में जाने के बाद आपको ये ज़रूर बताना है कि 25 में से मेरे इतने आंसर जो है राइट हुए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। मुझे आशा है कि यह एकदम आसान क्वेश्चन लग रहा होगा आपको और आप कमेंट भी कर दिए होंगे जो ऑप्शन आपको राइट लगे। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, लोकमान्य तिलक ने कि महात्मा गांधी ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने किया, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा। अब ये बताइए कि असहयोग आंदोलन की स्थापना कब हुई। कब हुई दोस्तों, तो 1900 कब हुई, 1920 में हुई। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। असहयोग गतिविधियां गांधी का पहला जन राजनीतिक आंदोलन था। ये भी याद रखिएगा कि गांधी जी का पहला जन राजनीतिक आंदोलन कौन था, तो यही था आपका असहयोग आंदोलन। पहला जन राजनीतिक आंदोलन था। इसके अलावा इसकी बात करके स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 5 सितंबर को हुई। 5 सितंबर को हुई। ठीक है ना, 5 सितंबर को ही 1920, 5 सितंबर 1920 को हुआ। ओके, याद रहेगा ना दोस्तों। अब ये बताइए दांडी यात्रा कब शुरू की गई दोस्तों। दांडी यात्रा कब हुई, तो 1930 में। ये भी याद रखिएगा, दांडी यात्रा 1930 में हुई। ओके, चलिए तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ। कुटीर उद्योग का पतन हुआ, जमीन का किराया बढ़ना, खदानों के लिए जमीन की सफाई, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन फोर्थ होगा, मतलब उपरोक्त सभी। यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में देखो पहला परिवर्तन तो कुटीर उद्योग का पतन होने लगा। ठीक है ना, जमीन का किराया बढ़ने लगा, खदानों के लिए जमीन की सफाई होने लगी। आपका जो राइट आंसर होगा चौथा होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, अजैव संसाधन है, मानवकृत संसाधन है कि अचक्रीय संसाधन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आप कमेंट करके बता सकते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो को फुल वॉच करना है और अंत में जाने के बाद आपको ये ज़रूर रिप्लाई करना है कि 25 में से सर मेरे इतने सही हुए हैं। ठीक है, ओके। तो याद रखिए, जो ज्वारीय ऊर्जा होता है ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, मतलब नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ओके। समुद्र में ज्वार उत्पन्न करता है, क्या करता है, समुद्र में ज्वार उत्पन्न करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किसे हरा सोने के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हरा होगा। ठीक है, हरा सोने के नाम से जाना जाता है किस संसाधन को। ऑप्शन है कि वन संसाधन को, जल संसाधन को, भूमि संसाधन को कि मानव संसाधन को। तो इसका आंसर तो आपको बिल्कुल पता होगा कि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, यानी कि वन संसाधन को हरा सोना कहा जाता है। आप जानते हो कि जो बांस उसको भी हरा सोना कहा जाता है और अधिक संख्या में जो बांस होता है वन में ही उत्पन्न होते हैं। ठीक ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो बांस की कीमत बढ़ती ही जा रही है। ओके, तो याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको हेल्प भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोलार संबंधित है। कोलार किससे संबंधित है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। कोयले से संबंधित है कि सोने से संबंधित है कि अब्रक से संबंधित है कि मैग्नीज से संबंधित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो कोलार है दोस्तों ये जो है सोने से संबंधित है। ठीक है, यानी कि खनन से संबंधित है, सोने के खनन से संबंधित है।
और ये कहाँ पे स्थित है, जो कोलार है कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और सोने की खनन के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल कौन सी है दोस्तों, धान है, गेहूं है कि काला चना है, कपास है। तो याद रखिए दोस्तों, ये रिपीट क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमने करा चुके हैं अपने पहले वाले वीडियो में, ठीक है ना। तो रबी की फसल आपका गेहूं हो गया। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको याद होना चाहिए आलू भी रबी की फसल है। आलू भी रबी की फसल है। इसके अलावा आपका हो गया जौ, जौ भी रबी की फसल है, ठीक है ना। सरसों हो गया, रबी की फसल है। ये सभी चीज़ें याद होना चाहिए। चना रबी की फसल है। ओके दोस्तों, याद होगा कि नहीं। मटर आपकी रबी की फसल है। ये सभी आपकी किसके फसल हैं, तो रबी की फसल है, ठीक है दोस्तों। याद हो जाएगा ना दोस्तों। अक्टूबर से देखिए, अक्टूबर नवंबर में जो है बोई जाती हैं रबी की फसलों को, और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए देखिए, रबी की फसल के लिए एक ट्रिक है कि आजा आजा सच में गेम खेलेंगे। यानी कि आ से आलू हो गया, जा से जौ हो गया, स से सरसों हो गया, सच यानी कि च से चना हो गया, ग से गेहूं हो गया, आपका गेहूं भी हो गया। गेम खेलेंगे ना, तो गेहूं हो गया और मटर हो गया। ये सभी आपके रबी की फसल हैं, ठीक है। याद हो जाएगा ना दोस्तों। खरीफ की फसल की बात कर ले दोस्तों, खरीफ की फसल की। तो खरीफ की फसल देखिएगा, खरीफ के फसल को आप जान रहे होंगे। आपका जैसे मक्का हो गया, ठीक है। मक्का आपके खरीफ का फसल है। अरहर 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 खरीफ की फसल है। गन्ना खरीफ की फसल है। इन सभी चीज़ों को याद कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। आपका धान हो गया, धान भी आपकी खरीफ का ही फसल है। तिलहन हो गया, तिलहन भी खरीफ का ही फसल है, ठीक है। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया। ये सभी आपके खरीफ के फसल हैं, ओके। तो याद होना चाहिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये भी याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, ओके। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है अधिकारी, मंत्रिमंडल, नागरिक की वयस्य मताधिकार। तो याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है तो आपकी नागरिक होती है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं। सीधे उपभोक्ता प्रयोग होती हैं, विक्रेता द्वारा प्रयोग होती हैं, कि मतदान की सीमा होती हैं, कि ये सभी। तो याद होना चाहिए दोस्तों, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं क्या होती हैं, तो सीधे उपभोक्ता प्रयोग होती हैं, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है। और वीडियो के लास्ट में जाने के बाद आपको ये कमेंट करके ज़रूर बताना है कि भैया हमने 25 में से इतने के आंसर हमको आ रहे थे। ईमानदारी के साथ बताइएगा, जो भी हो। 10 है तो 10 बताइए, 15 है तो 15 बताइए, 20 है तो 20 बताइए, या 25 है तो 25 बताइए, ठीक है। तो आयात में, भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है। रत्न आभूषण का, इंजीनियरिंग वस्तु का, पेट्रोलियम पदार्थ का, कि रक्षा हथियार का। तो आयात में सबसे बड़ा हिस्सा है आपके पेट्रोलियम पदार्थ का, ठीक है ना। भारत में आयात की बात करें तो भारत में आयात में सबसे बड़ा हिस्सा है आपके पेट्रोलियम पदार्थ का। बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम को लिया जाता है, ठीक है ना। किसी वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता, मतलब कि किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है दोस्तों। कॉफ़ी का, तंबाकू का, उर्वरक का, चाय का। तो इसका जो राइट आंसर वस्तु उर्वरक का जो है नहीं करता है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। सेवाएं हैं, कृषि हैं, उद्योग हैं, कि व्यापार है। तो सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कमेंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो कृषि है वही आजीविका का प्रमुख स्रोत है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से धात्विक खनिज है।
तांबा है, अभ्रक है, धात्विक खनिज को पहचानना है। अभ्रक है, हीरा है, चूना पत्थर है। तो याद रखिए कि यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, यानी कि जो तांबा है दोस्तों वो क्या है, एक धात्विक खनिज है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय है, औसत आय है, राष्ट्रीय विकास है कि उच्च विकास है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आय, यानी कि विकास का महत्वपूर्ण घटक आपका आय होगा। ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खनन, विनिर्माण, सूचना, बैंकिंग, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है दोस्तों। आपको जो आंसर सही लगे दोस्तों, जो आपको ऑप्शन सही लगे आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। तो याद रखिए दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका खनन। ठीक है, यानी कि जो खनन है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बात कर ले मत्स्य भी प्राथमिक अंतर्गत के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, कृषि भी आता है, खनन भी आता है, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, बात करें द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे कच्चे माल हो गया, खाद्य विनिर्माण हो गया, कपड़ा हो गया। ठीक है, ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बात कर ले दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पर जो ये है, जो यहाँ आप देख रहे हैं विनिर्माण, ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है, सूचना आता है, बैंकिंग आता है, ये सभी जो है, मनोरंजन आता है, न्याय आता है, स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आता है, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, बहुत हो गए दोस्तों ज्ञानवान, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में क्या है। व्यापारिक केंद्र स्थापित करना, लाभ कमाना, रोजगार देना, उत्पादों की गुणवत्ता। तो याद रखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, लाभ कमाना। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया दोस्तों, वर्ष 1982 में कि वर्ष 1985 में। अगला ऑप्शन है यहाँ देखिए, वर्ष 1984 में कि वर्ष 1986 में। तो याद रखिए कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सही होगा, यानी कि वर्ष 1986 में क्या किया गया दोस्तों, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्या किया, लागू किया गया। चलिए, तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित किससे संबंधित है दोस्तों। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई से, दूध उत्पादन से कि मत्स्य उत्पादन से। तो जो ऑपरेशन फ्लड है वो दूध उत्पादन से जो है संबंधित है। ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे से है। पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है, जल से है, खनिज तेल से है, बिजली से है कि इनमें से किसी से नहीं। तो याद रखिएगा पाइपलाइन संबंध किससे है, तो आपकी खनिज तेल से। किससे दोस्तों, खनिज तेल से, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की दिल्ली। दोस्तों आपको जो ऑप्शन राइट लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा जो दिल्ली है वो एक संघीय राज्य नहीं है। ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो कहाँ है। लोकसभा में है कि विधानसभा में है कि मंत्रिमंडल में है कि पंचायती राज संस्थाओं में है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे, पंचायती राज निकाय में है, यानी कि संस्थान में है। और 1/3 यानी कि 3/3 जो है, यहाँ देखिएगा 1/3 यानी कि 1/3 जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज संस्थानों में है। किसके, किनके लिए, तो महिलाओं के लिए। ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस में कि सिविल सेवा के रूप में कि जनसंख्या दिवस के रूप में। तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर उसको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, तो राइट होगा। ठीक है ना। ओके दोस्तों,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य क्या है? आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता, महंगाई को कम करना, लोगों की आर्थिक सहायता करना, खाद्य उपलब्धता। तो याद होना चाहिए जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तात्पर्य होता है आवश्यक वस्तुओं की कम मूल्य पर उपलब्धता करना। ठीक ना, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसको कम मूल्य पर उपलब्ध करना, यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य होता है, तात्पर्य होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? रोजगार के शर्तों पर, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव पर, उद्यमों के स्वामित्व पर, उद्यम में नियोजन श्रमिकों पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा उद्यमों के स्वामित्व पर। ठीक है ना, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है उद्यमों के स्वामित्व पर आधारित हैं, विभाजित हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परिवहन साधन है, यानी कि परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है? पाइपलाइन है कि रेल परिवहन है कि सड़क परिवहन है कि वायु परिवहन है? ठीक है, तो परिवहन का मुख्य साधन आपका सड़क परिवहन है। ओके दोस्तों, याद रहेगा ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार? तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन आपका राइट होगा बिल्कुल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि आपके जो 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए सामाजिक विज्ञान के। अब आपका दायित्व बनता है थोड़ा सा कि आप ये कमेंट करके बताइए कि भैया मेरे जो है 25 में इतने क्वेश्चन जो है राइट हुए हैं, 20 सही हुए हैं, मतलब मुझे 20 आ रहे थे, मुझे सर 22 आ रहे थे। ठीक है ना, जो भी हो ईमानदारी से बताइएगा, मुझे सर 23 आ रहे थे, मुझे सर 25 में 25 आए, मुझे सर 15 आए, मुझे सर 10 आए, जो भी हो ईमानदारी से बता दीजिएगा। ओके, आपकी कमेंट हम पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ओके, तो बाय, सी यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।